अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ धनिया, और बहुत ही अजीब तरीके से आपको मैं बताऊँगा कि आपने उसको किस तरह ग्रो करना है। मतलब मेरा मकसद ये होगा आपको बताना कि ये इतना ईजी टू ग्रो होता है। बहुत से लोगों से ये ग्रोथ नहीं कर पाता, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मिट्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल रफ़ मिट्टी है जो कि वेस्ट है। इसके अंदर बजरी भी मिक्स है, आप देख सकते हैं मार्बल स्टोन भी आपको दिख रहे हैं वो भी मिक्स है, और कोकोनट का जो छिलका होता है उसके बाल वो भी इसके अंदर मिक्स है। मतलब ये टोटल वेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ आपको इसी के अंदर इसी को प्रिपेयर करने के बाद में हम सीडलिंग करें और उसको किस तरह हम पावरफुल बना सकते हैं, मतलब फर्टाइल किस तरह बना सकते हैं। बार बार उसी मिट्टी को यूज़ करने से उसके अंदर पावर कम हो जाती है, लेकिन वो एक्सपायर नहीं होती। पावर को दोबारा बहाल करने के लिए आप उसके अंदर कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं या कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अनफर्टाइल से फर्टाइल बनाने के लिए यूज़ करूँगा कंपोस्ट और साथ में कोकोपीट। कोकोपीट कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। अगर मैं ओनली कोकोपीट के अंदर और इस मिट्टी के अंदर सीडलिंग स्टार्ट करता हूँ, सीडलिंग तो हो जाएगी, जब थोड़े से पौधे बड़े होंगे तो वो मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर इतनी पावर ही नहीं होगी कि वो पौधे को सपोर्ट दे सके, मतलब उसको फर्टिलाइज़र दे सके, खाद दे सके। इसलिए हमें कंपोस्ट का मिक्सचर यूज़ करना पड़ेगा। ये वेस्ट है, इसके अंदर मैं 50% कंपोस्ट और 50% कोकोपीट का मिक्सचर बना के इसी के साथ मिक्स करके इसके अंदर हम सीडलिंग करेंगे धनिए की। ये कोकोपीट वो चीज़ है जो कोकोनट का जो छिलका होता है ऊपर वाला, उसको जब ग्राइंड कर लेते हैं तो ये पाउडर सा बन जाता है, वो बनता है कोकोपीट। ये मेरे पास कंपोस्ट है जिसको मैंने फुली डिकम्पोज किया हुआ है। इसके अंदर कावडंग नहीं है, मतलब गाय का गोबर नहीं है। इसके अंदर पत्तों की खाद है, शुगर कैन मड है, मतलब शुगर कैन का जो वेस्ट होता है, गन्ने का वेस्ट होता है वो है, और टहनियाँ भी हैं और बहुत कुछ है। तो 50% हम कोकोपीट लेंगे और 50% ही कंपोस्ट। इसको मिक्सअप करने के बाद में हम भरेंगे उसके अंदर। अब हम सॉइल को मिक्सअप करने के बाद इसको इक्वल कर लेंगे, इसकी लेयर बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा हार्ड कर देंगे, मतलब दबा देंगे अपने हाथ से, ताकि लेयर एक जैसी बन जाए, ऊपर नीची ना हो। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। अब हम इसमें लाइन बनाएंगे जिसके अंदर सीड्स को रखेंगे। धनिया की सीडलिंग के लिए आप कोई भी ऐसा पॉट ले सकते हैं जो वाइड हो और उसकी डेप्थ मिनिमम 4 इंच हो। अगर इससे गहराई ज़्यादा भी होती है तो भी चलेगा। ये 4 इंच इसकी गहराई है, ये सबसे बेस्ट समझा जाएगा धनिया की सीडलिंग के लिए। अब टाइम है सीड्स को स्प्रिंकल करने का। सीड आप घर में भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो आप सूखा धनिया अपने किचन में यूज़ करते हैं उसको लीजिए और उसको मैश कर लीजिए, अपने हाथ में रब कर लीजिए। रगड़ेंगे तो वो एक जो धनिया होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जिस तरह आपको ये दिख रहा है। तो ये अच्छे से काम करेगा, क्योंकि जो एक बीज होता है उसके अंदर कितने सारे बीज होते हैं, इसलिए इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। समझ लीजिए ये भी एक बीज है और ये भी एक बीज है। अगर साबुत धनिया आप इसी तरह लगा देंगे तो वो जर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन बाद में वो मुरझाना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना ज़रूरी है। अब ये जो लाइंस हमने बना ली हैं, जो गड्ढे बना लिए हैं, इसके अंदर हम थोड़े थोड़े से सीड डिस्टेंस पर फेंक के जाएंगे, एक के ऊपर एक नहीं फेंकेंगे। ½ इंच का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप एक ही जगह पर ज़्यादा सीड स्प्रिंकल कर देंगे, जब वो जर्मिनेट होंगे तो थोड़े से 1 इंच उनकी हाइट जब बड़ी होगी तो उसके बाद वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि आपने बहुत ज़्यादा सीड एक ही जगह पर स्प्रिंकल कर दिए हैं। इसलिए ज़्यादा सीड स्प्रिंकल ना होने पाएँ, बहुत ही आराम से ये काम कीजिए और ज़्यादा सीड्स मत लगाइए। ½ इंच के ऊपर अगर एक भी आपका सीड ग्रो हो जाता है तो समझिए आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ करेगा। अगर आप 1 इंच में 5 से 6 सीड लगा देंगे, जर्मिनेट तो हो जाएंगे लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो जल्दी ही मर जाएंगे। इसलिए ज़्यादा गैप देने की ज़रूरत है। ये सॉइल वो है जो बिल्कुल रफ सॉइल थी, इसके अंदर हम ग्रो कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो सीड बच चुके हैं इनको दोबारा से आप स्टोर कर सकते हैं।
या अपने किचन में यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप सोयल बनाना चाहते हैं खुद से तो उसका रेशियो याद कर लीजिए, 3 हिस्से गार्डन सोयल और 1 हिस्सा काव डंग, मतलब 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर। उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए और उसके अंदर सीडलिंग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम इसी तरह इसको दोबारा से कवर कर देंगे या इसके ऊपर हम लेयर कर देंगे एक और कोकोपीट की, या फिर इसकी मिट्टी की लेयर भी कर सकते हैं। ये मेरे पास मिट्टी है तो चलिए मिट्टी की मैं हल्की सी लेयर कर देता हूँ। ज़्यादा आपने थिक लेयर नहीं करनी, सिर्फ इतनी लेयर करनी है कि सीड अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, पानी देने पर वो अपने जगह से हिले नहीं। अगर ज़्यादा आप मोटी लेयर कर देंगे तो सीड को जर्मिनेट होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब मिट्टी से बाहर निकालना अपने आप को बहुत ही मुश्किल हो जाता है बीज के लिए। इसलिए हम हल्की हल्की सी लेयर करेंगे ताकि सीड अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और ढक जाए, मतलब सूरज की धूप उसके ऊपर ना पड़ पाए और ना हवा उसको टच करे, नहीं तो उसकी जर्मिनेशन शुरू नहीं होती। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह इसको बंद करते जाएंगे। ये हमारी सीडलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी हम देंगे शावर की मदद से, एकदम से पानी थ्रो नहीं करेंगे, नहीं तो सीड अपनी जगह से हट जाएंगे। सीड लगाने से पहले मिट्टी को अच्छे तरीके से मॉइस्ट कर लीजिए। मेरी मिट्टी पहले से ही थोड़ी सी गीली थी। अगर बिल्कुल ड्राई सॉइल के अंदर आप सीडलिंग करेंगे तो जब पानी देंगे तो जल्दी ही मिट्टी फिर से ड्राई हो जाएगी। अगर पानी खड़ा रहेगा सॉइल के ऊपर तो फिर सीड अपनी जगह से हट जाएगा और गलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सीडलिंग करने से पहले जब प्रीपेयरिंग की जाती है सॉइल की, उस वक्त ही हल्का सा उसको पानी दे देना चाहिए। पहला पानी सीडलिंग के लिए बहुत ही डिपेंड करता है उसकी जर्मिनेशन को जल्दी शुरू करने के लिए। अब पानी देने के बाद हम इसको रखेंगे फुली सनलाइट में, क्योंकि सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं। आज सितंबर की 17 तारीख हो चुकी है और हम देखेंगे कि ये कब तक जर्मिनेट होते हैं। वेजिटेबल्स प्लांट को जितनी ज़्यादा धूप मिले उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और उनको फ्लावरिंग भी होती है और उनको फ्रूटिंग भी होती है, क्योंकि वेजिटेबल्स प्लांट को धूप बहुत अच्छी लगती है। और कोरिएंडर तो 4 सीज़न होता है, चाहे गर्मी के दिनों में ग्रो कीजिए या सर्दी के दिनों में ग्रो कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में ये ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि गर्म हवा चलने की वजह से इसके पत्ते बर्न हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होगी। एक ही वीडियो लेंथ के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, मतलब इसी वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा स्टार्ट टू एंड, मतलब सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। 7 दिन बाद बहुत से पौधों की मतलब सीड की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है, धनिया उगना शुरू हो गया है, कुछ बड़े हो रहे हैं और कुछ अभी ज़मीन में से निकल रहे हैं। जब इनकी स्प्राउटिंग शुरू हो रही हो तो इनको शावर से पानी मत दीजिए, नहीं तो जब पत्तों के ऊपर पानी के कतरे जमा हो जाते हैं तो पौधे एक साइड पर बैंड लेकर झुकने लगते हैं और वो मर जाते हैं। इसलिए जब भी आपने पानी देना हो तो पाइप से पानी दीजिए, लेकिन थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर शावर से ही कर सकते हैं, लेकिन पौधों के पत्तों के ऊपर पानी ना पड़ने पाए। इनके साइडों पर आप पानी डाल सकते हैं और ये खुद ही नीचे से इसकी रूट सक कर लेंगी, ऊपर से पानी मत दीजिए। तो अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 10 दिन बाद हमने एक रफ सॉइल के अंदर सीडलिंग की थी और आज आपके सामने है कितनी ही ज़बरदस्त इनकी सीडलिंग शुरू हो चुकी है। ज़रा सोचिए जब ये बड़े हो जाएंगे तो कितना सारा धनिया आपके पास होगा। पहले मेरा प्लान था वीडियो एंड तक बनाने का, मतलब सीडलिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की एक ही वीडियो क्लिप, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमें पार्ट्स की सूरत में वीडियो दिखाइए, मतलब हर हफ्ते इसका पार्ट बनाइए। इसलिए ये मैं वीडियो यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो देखने के बाद फौरी इसकी सीडलिंग शुरू कर दें। अक्टूबर के एंड तक इसका टाइम है सीडलिंग करने का। अब अगले हफ्ते क्या रिजल्ट मिलेगा उसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। तो अगले हफ्ते तक के लिए गुड बाय।